इस केस फाइल में जो दर्ज है वो किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसी खौफनाक इन्वेस्टिगेशन में उतरने वाले हैं जहां एक बेहद अमीर और खुशहाल परिवार को एकदम प्लान करके धीरे धीरे तबाह कर दिया गया। हिमाचल के एक शांत गांव की एक घटना सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल खौफ का एक जीता जागता प्रूफ है। इस पूरे मामले के बीचों बीच एक ही बेहद परेशान करने वाला सवाल खड़ा है। क्या परिवार के बड़े बेटे अमित की अचानक हुई मौत सिर्फ एक दुखद मेडिकल एनोमली थी, या फिर ये एक बेहद सोची समझी सुपरनैचुरल स्ट्राइक थी? जैसे जैसे फैक्ट्स सामने आएंगे, ये तस्वीर खुद ब खुद साफ होने लगेगी। चलिए इस डार्क केस फाइल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत करेंगे द परफेक्ट टारगेट से, उसके बाद द सडन कैजुअलिटी, फिर साइकोलॉजिकल अनरेवलिंग की भयानक प्रोसेस पर जाएंगे, उसके बाद द वाशीकरण डायग्नोसिस को देखेंगे और आखिर में समझेंगे अ चिलिंग विक्ट्री। तो आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, द परफेक्ट टारगेट, द मोटिव एंड द इन्फिल्ट्रेशन। किसी भी साजिश में सबसे पहला सवाल होता है मोटिव का, यानी मकसद। और यहां मकसद बिल्कुल साफ था। ये परिवार हिमाचल के उस गांव का सबसे रसूखदार परिवार था। इस बात पर गौर करना जरूरी है कि इनके पास मेन रोड के किनारे बेशकीमती जमीन थी, सेब के बड़े बड़े बागीचे, कई सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज और एक बेहद सक्सेसफुल फर्नीचर का बिजनेस था। और इस पूरे एम्पायर के सिर्फ 2 वारिस थे, अमित और निखिल। ये अपार संपत्ति ही वो परफेक्ट मोटिव था जिसने बबीता नाम की एक बाहरी लड़की की बिल्कुल इनोसेंट सी लगने वाली एंट्री का रास्ता तैयार किया। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। ये दिखाता है कि जाल कितनी तेजी से बिछाया गया। शादी होती है जो एकदम आम मासूम सी एंट्री लगती है। 1 साल बाद एक वारिस का जन्म होता है जिससे खुशियां दुगनी हो जाती हैं। लेकिन ठीक दूसरे साल तक बिना किसी ठोस वजह के घर में भयानक कलेश शुरू हो जाता है। और तीसरे साल तक बड़े बेटे की अचानक मौत। सिर्फ 3 साल में पूरी दुनिया उलट गई। और यही चीज हमें दूसरे फेस पर लाती है, द सडन कैजुअलिटी, अ शॉकिंग डिमाइज। अमित की इस अचानक मौत ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। सीने में अचानक तेज दर्द उठा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता, सब खत्म हो गया। लेकिन असली खौफनाक खेल तो अमित के जाने के बाद शुरू होता है। अब बचा हुआ छोटा भाई निखिल अनजाने में अगला शिकार बनने वाला था। जब परिवार ने निखिल की शादी की बात चलाई तो बबीता का रिएक्शन किसी सदमे में डूबी विधवा जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोश बेचैनी थी। एक ऐसी बेचैनी जो अपने अंदर कुछ बहुत ही डार्क और रहस्यमयी छुपाई हुई थी। अब हम इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे टेरिफाइंग हिस्से में एंटर करते हैं, साइकोलॉजिकल अनरावलिंग, द हाईजैकिंग ऑफ अ माइंड। ये हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना इसलिए है क्योंकि यहां हम किसी के दिमाग को पूरी तरह से हाईजैक होते हुए देखते हैं। निखिल के कॉन्शियस माइंड और उसकी मैनिपुलेटेड स्टेट के बीच का फर्क देखिए। उसका जागृत मन शादी से इनकार कर रहा है। उसे बबीता के कमरे के पास जाने पर भयानक अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस हो रहा है। वो दूरी चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ मैनिपुलेटेड स्टेट में वो आधी रात को बिना चाहे नींद में चल रहा है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो और उसकी मेमोरी में सिवियर ब्लैंक स्पॉट्स आ रहे हैं। ये अपनी आज़ादी खो देने का एक खौफनाक क्लिनिकल चित्र है। निखिल ने मजबूर होकर अपने माँ बाप के सामने जो कन्फेस किया, उसके शब्द सच में ध्यान देने लायक हैं। मैं उसकी तरफ खिंचता जा रहा हूं, पर यह मेरी मर्जी नहीं है, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। इस बात की गहराई सच में महसूस करने वाली है। अपने ही शरीर में कैद हो जाना और किसी और के इशारों पर कठपुतली बन जाना, इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है? और ये सब सिर्फ निखिल के दिमाग का वहम नहीं था। फिजिकल सबूत तो और भी परेशान करने वाले थे। खुद निखिल के पिता ने बबीता को आधी रात के बाद रहस्यमयी तरीके से घर में आते हुए देखा, जबकि एक छोटा बच्चा कमरे में बिल्कुल अकेला छोड़ा हुआ था। घर में अजीबोगरीब नमो भगवते रुद्राया के मंत्र गूंजने लगे और दरवाजों के पास साए नजर आने लगे। ये सारे लक्षण चीख चीख कर बता रहे थे कि घर के अंदर कुछ बहुत ही सुपरनैचुरल और खतरनाक घटित हो रहा है। जब हालात बिल्कुल हाथ से निकलने लगे तो परिवार मदद के लिए एक लोकल पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने केस की सीरियसनेस देखते ही उन्हें तुरंत एक एक्सपर्ट तांत्रिक के पास रेफर कर दिया। यहां शुरू होता है चौथा चरण, द वाशीकरण डायग्नोसिस। तांत्रिक ने जो बताया उसे समझने के लिए पहले इस टर्म को क्लियर करना जरूरी है। वाशीकरण ये एक कथित डार्क रिचुअल है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के दिमाग, शरीर और उसके कामों पर पूरी तरह से साइकोलॉजिकल और फिजिकल कंट्रोल पाने के लिए किया जाता है। यानी ये कोई आम झगड़ा नहीं था।
ये एक सोची समझी, वेल प्लान्ड साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल स्ट्राइक थी। तांत्रिक ने जो प्रोसेस एक्सप्लेन की वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। एक बेहद सिस्टमैटिक 3 कदम का प्रोसेस जिसके जरिए निखिल को बांधा जा रहा था। स्टेप 1, ठीक रात 12 बजे के बाद किए जाने वाले मिडनाइट रिचुअल्स। स्टेप 2, शिकार को कुछ कर्स्ड यानी अभिमंत्रित चीजें खिलाना पिलाना। और आखिर में स्टेप 3, शिकार का पूरी तरह से साइकोलॉजिकल सरेंडर। और सच्चाई ये थी कि निखिल इस तीसरे स्टेप के बेहद करीब पहुंच चुका था। और फिर तांत्रिक ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे परिवार की रूह कंपा दी। ये इसी घर की एक विधवा का वशीकरण है। इस एक लाइन ने एक बहुत ही खौफनाक शक को जन्म दिया। क्या इसका मतलब ये था कि अमित की अचानक मौत कोई मेडिकल एनॉमली नहीं थी, बल्कि क्या वो इस बेहद डार्क साजिश की पहली सक्सेसफुल स्ट्राइक थी? अब हम इस इन्वेस्टिगेशन के आखिरी और सबसे ज्यादा बेचैन करने वाले हिस्से में आते हैं, अ चिलिंग विक्ट्री, द आफ्टरमैथ। तांत्रिक की वार्निंग के बाद परिवार ने जान बचाने के लिए तुरंत काउंटर मेजर्स लिए। लेकिन इस पूरी घटना का फाइनल टैली क्या रहा? किसे क्या मिला? निखिल को अपना दिमागी कंट्रोल वापस पाने के लिए अपना ही घर छोड़कर दुबई भागना पड़ा। परिवार, वो जिंदा तो बच गए, लेकिन अंदर से हमेशा के लिए टूट गए। और बबीता, उसे अमित की पूरी लीगल एस्टेट यानी सारी संपत्ति विरासत में मिल गई। एक बिल्कुल निष्पक्ष नजरिए से देखा जाए तो भला ही परिवार अपनी जान बचा लिया, लेकिन आर्थिक और कानूनी रूप से जीत उसी कथित साजिशकर्ता की ही हुई। इस पूरी केस फाइल को इतने करीब से देखने के बाद एक बहुत ही गहरा और असहज कर देने वाला सवाल दिमाग में रह जाता है। जब खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपनों के बीच, खुद के ही घर के अंदर पल रहा हो, तो कोई भी इंसान कभी सुरक्षित कैसे रह सकता है? ये पूरा एनालिसिस एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि कभी-कभी सबसे डरावने राक्षस बाहर नहीं बल्कि हमारे खुद के घर के दरवाजों के पीछे छिपे होते हैं। इसी हॉन्टिंग ख्याल के साथ हमारा आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है।